चलिए आज देखते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है। पहले थोड़ी सी एनाटॉमी देख लेते हैं। लीवर के दो लोब्स होते हैं, लेफ़्ट लोब और राइट लोब। लेफ़्ट लोब थोड़ा छोटा होता है राइट लोब के कंपेयर में, और ये थोड़ा राइट लोब थोड़ा डोम शेप कर्व का होता है। पीछे उसकी इन्फीरियर वेना कावा होती है पीछे साइड में, जो सारा ब्लड हार्ट को ड्रेन करती है। और एक होता है नीचे की साइड में गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो होता है वो बाइल, हमारी जो बॉडी में बाइल होता है उसको स्टोर करता है। बाइल सिंथेसिस लीवर में होता है और बाइल स्टोरेज हमारा गॉल ब्लैडर में होता है। बाइल का मेन फंक्शन होता है जब भी हम लोग फैटी फूड खाते हैं या फैट वाली चीज़ें खाते हैं तो वो उसके डाइजेशन में, उसको इमल्सीफाइंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका ड्रेनेज सिस्टम देख लेते हैं लीवर का। लीवर की दो हेपेटिक डक्ट होती है, ये लेफ़्ट साइड की हेपेटिक डक्ट है, ये राइट साइड की हेपेटिक डक्ट है। ये इसकी ब्रांचेस होती है। ये गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट से जॉइंट होके कॉमन हेपेटिक डक्ट फॉर्म करती है। कॉमन हेपेटिक डक्ट नीचे आती है, पैंक्रियाटिक डक्ट से फॉर्म जॉइंट होती है, और पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट को मिलके बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जो होती है वो ड्रेन करती है इंटेस्टाइन के, जो डायरेक्टली ओपन होती है डिओडेनम के फर्स्ट पार्ट में। देखिए ये पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। ये है राइट हेपेटिक डक्ट, इस साइड की पूरी राइट हेपेटिक डक्ट है, और ये लीवर की लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट है। ये लीवर के जितने भी केमिकल्स और ये है वो ड्रेनेज इस सिस्टम से होता है। ये दोनों मिलके बनाएंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है सिस्टिक डक्ट से जॉइन हो जाएंगी। सिस्टिक डक्ट से जॉइन होने के बाद नीचे जाके वो पैंक्रियाटिक डक्ट से फॉर्म होके कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म होगी। कॉमन बाइल डक्ट डायरेक्टली ओपन होंगी डिओडेनम के फर्स्ट पार्ट में, जो हमारी इंटेस्टाइन है उसका फर्स्ट पार्ट होता है। वहाँ पे एम्पुला ऑफ वेटर से गार्ड रहता है, उसको कवरिंग रहता है, वहाँ पे जाके ओपन होती है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग जॉइंडिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक। जॉइंडिस क्या होता है, नॉर्मली हमारे बॉडी में जो बिलीरुबिन होता है वो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में होता है, यानी वो हमारी यूरिन और स्टूल से पास नहीं हो सकता है। इसलिए उसको बाहर निकालने के लिए उसको पहले कॉन्जुगेट करता है हमारा लीवर में कॉन्जुगेशन के लिए उसके लिए एक एंजाइम्स रहता है, यूडीपी ग्लूकोनाइड फॉस्फेरेज। ठीक है, वो कॉन्जुगेट होने के बाद जो बिलीरुबिन हमारी यूरिन से और हमारे स्टूल से बाहर निकलता है। यूरिन से यूरोबिलिनोजन और स्टूल से स्टर्कोबिलिनोजन के फॉर्म में निकलता है। अब बिलीरुबिन फॉर्म कैसे होता है, जब भी हमारे आरबीसी ब्रेकडाउन होते हैं तो आरबीसी हमारे ब्रेकडाउन होते हैं हीम प्लस ग्लोबुलिन से। ठीक है, तो जो ग्लोबिन है वो फिर से यूटिलाइज हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और हीम जो है ये बिलीवर्डिन और बाद में फिर ये बिलीरुबिन फॉर्म होता है। और ये बिलीरुबिन जो है ये लीवर के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, तो जब भी बिलीरुबिन का लेवल अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए तो हमको जॉइंडिस होता है पेशेंट को जॉइंडिस होता है, और फिजिशियन या फिर सर्जन लीवर फंक्शन टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट को। ठीक है, तो फिजिशियन को बस लीवर फंक्शन टेस्ट से ये इम्पॉर्टेंट जानना रहता है कि जो कॉज है जिसकी वजह से बिलीरुबिन बढ़ा है वो प्री हेपेटिक है या पोस्ट हेपेटिक। ठीक है, हेपेटिक यानी लीवर होता है, प्री हेपेटिक यानी जो भी कॉजेज़ जिसकी वजह से हमारे आरबीसी, देखिए आरबीसी जितने ज़्यादा ब्रेकडाउन होंगे उतना ज़्यादा बिलीरुबिन फॉर्म होगा, और एक कैपेसिटी तक हमारा लीवर उसको कॉन्जुगेट करेगा, लेकिन एक कैपेसिटी के बियॉन्ड में वो उसको कॉन्जुगेट नहीं कर पाएगा। इसलिए जितने आरबीसी ब्रेकडाउन होंगे एक्सेसिव हमारी बॉडी में उतना बिलीरुबिन फॉर्म होगा। तो वो सारे कॉजेज़ आते हैं आपके प्री हिपेटिक कॉजेज़ ऑफ जॉइंडिस में, जैसे कि हिमोलिटिकल एनीमिया, कोई भी टाइप का हिमोलिटिकल एनीमिया जिसमें जैसे ऑटो इम्यून हिमोलिटिकल एनीमिया या फिर जो दूसरे कॉजेज़ है हिमोलिटिकल एनीमिया के, उसकी वजह से एक्सेसिव बिलीरुबिन फॉर्म होगा, और वो एक्सेसिव बिलीरुबिन कॉन्जुगेट नहीं होगा, इसलिए बिलीरुबिन लेवल ब्लड में बढ़ेगा, और हमारी आँखें, हमारे नेल बेड्स, जो नाखून होते हैं वो पीले कलर के होना शुरू हो जाएंगे। उसको हम बोलते हैं जॉइंडिस, सिंपल वर्ड में। दूसरा कॉज होता है हेपेटिक कॉज
जो होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है जॉइंडिस का। हेपेटिक कॉजेज़ में सबसे कॉमन होता है वायरल हेपेटाइटिस वायरस जो होते हैं ए बी सी ई, इनकी वजह से हेपेटाइटिस होता है। जनरली हेपेटाइटिस ए के वजह से सबसे कॉमन होता है। दूसरा, अगर क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट है या बहुत क्रॉनिक कंडीशन में हेपेटाइटिस बी और सी चले गए तो वो सिरोसिस भी कॉज करते हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसमें लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, कॉन्जुगेशन नहीं होगा और बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। फाइनली होता है पोस्ट हिपेटिक, इसको बोलते हैं सर्जिकल जॉइंडिस। सर्जिकल जॉइंडिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट या फिर डिओडिनम, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? या तो स्टोन फॉर्म हो सकता है या तो पेशेंट को ट्यूमर हो सकता है उस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे कि उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ब्लॉकेज हो जाए। ये एक ऐसा जॉइंडिस होता है जो मेडिकली रिलीव नहीं होता है, इसके लिए सर्जरी इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए इसको सर्जिकल जॉइंडिस बोलते हैं और ये मेडिकल इमरजेंसी रहती है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक, और यही जॉइंडिस ही एक मोस्ट कॉमन कॉज है जिसकी वजह से फिजिशियन या फिर सर्जन लिवर फंक्शन टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ लीवर देखते हैं। मेनली 5 फंक्शन होते हैं मोस्टली। बायोसिंथेसिस यानी जो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और लाइपोप्रोटीन, जो प्रोटीन से हमारी बॉडी के सबसे मेन प्रोटीन हमारी बॉडी का एल्ब्यूमिन रहता है 3.5 to 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर। दूसरा होता है ग्लोबुलिन रहता है और लिपोप्रोटीन्स रहते हैं। दूसरा होता है मेटाबॉलिक रेगुलेशंस, जो भी हम लोग डाइट में लेते हैं, जो भी हमारा खाना होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या प्रोटीन होता है, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। थर्ड फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी जो हमारी बॉडी में अमोनिया या फिर जो केमिकल्स फॉर्म होते हैं, जो भी हम प्रोटीन लेते हैं उसके बाद उसको एंडोजिनस या एक्सोजिनस जो भी हार्मफुल केमिकल्स है या कंपोनेंट है उसको बाहर निकालता है हमारा लीवर। फोर्थ फंक्शन है सिक्रीशन का, जिससे कि बाइल सॉल्ट जो होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये लीवर से फॉर्म होते हैं। फाइनली एक जो लास्ट फंक्शन है वो स्टोरेज का है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे B12 को स्टोरेज भी करता है। ठीक है, विटामिन के भी लीवर में स्टोर होता है। तो ये मेनली बेसिक फंक्शन है लीवर के। अब लीवर फंक्शन टेस्ट इन मेनली 4 हेडिंग्स में आता है। जनरली लैब की जो रिपोर्ट्स होती है वो मेनली इन 4 टॉपिक्स पे होती है, जैसे कि सीरम प्रोटीन जो हम मेजर करते हैं, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, मोस्टली एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन ही मेजर करते हैं। बहुत रेयर कंडीशन होती है जिसमें सिरुलोप्लाज्मिन, हेप्टोग्लोबुलिन, अल्फ़ा 1 फीटोप्रोटीन, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये भी मेजर करते हैं। मेनली जो सिंथेसिस है वो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन ही मेजर होता है। दूसरा होता है लीवर एंजाइम्स। 5 मेन लीवर एंजाइम्स है, SGOT, SGPT या फिर शॉर्ट में OTPT बोलते हैं उसको। तीसरा है अल्कलाइन फॉस्फेट, चौथा है गामा ग्लूटामाइन ट्रांसपेप्टाइडेज एंड पाँचवा है 5 न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक है, तीसरा फंक्शन जो होता है बेस्ड ऑन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम ब्लड अमोनिया मेजर करते हैं। अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो अमोनिया जो है, अमोनिया का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। चौथा और आखिरी फंक्शन है एक्सक्रीशन फंक्शन, जो मैंने अभी डिटेल में बताया कि बिलिरुबिन कैसे लीवर से बाहर होता है उसके ड्रेनेज सिस्टम से, इसलिए हम लोग सीरम बिलिरुबिन मेजर करते। उसमें 2 ही होते हैं, कॉन्जुगेट और अनकॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को डायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोलते हैं और अनकॉन्जुगेटेड को इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोलते हैं। एक्चुअली हम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मेजर नहीं कर पाते हैं, हम लोग सिर्फ टोटल करते हैं और उसमें से माइनस डायरेक्ट को माइनस करते, तो हमको फाइनली इनडायरेक्ट बिलिरुबिन मिल जाता है। यूरिन में यूरिन बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट और यूरोबिलिनोजन, ये सारी चीज़ें मेजर होती है। तो बेसिक सिंथेसिस का फंक्शन है, लीवर एंजाइम्स है, डिटॉक्सिफिकेशन और हेपेटिक एक्सक्रीशन है। ठीक है, तो ये रूटीन लीवर फंक्शन टेस्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें मोस्टली जो बहुत सारे लैब्स है सिर्फ सीरम एल्ब्यूमिन या फिर ग्लोबुलिन या फिर AG रेशियो, ये 3 चीज़ों में हेडिंग देते हैं। लीवर एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट देते हैं, OTPT अल्कलाइन फॉस्फेट। बिलिरुबिन होता है टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। बहुत जगह पे प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी साथ में मेजर करते हैं। PT INR मशीन इसका अलग से सेपरेट होता है, जो उसका PT मतलब एक्सटर्नल लीवर फैक्टर्स जो लीवर से रिलीज़ होते फैक्टर्स उनको मेजर करता है। और बहुत रेयर कंडीशन में लीवर फाइब्रोसिस के मार्कर भी मेजर करते हैं, जैसे कंजेनाइटल कंडीशन है, उन कंडीशन में लीवर में या फिर बाइल डक्ट में फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। ठीक है,
तो सबसे पहले 1 बाय 1 देखते हैं। टेस्ट बेस्ड ऑन द सिंथेसिस में सिर्फ हम प्रोटीन मेजर करते हैं, मैंने अभी बताया। तो सीरम एल्ब्यूमिन, चलिए एल्ब्यूमिन देखते हैं। एल्ब्यूमिन देखिए जो मेन होता है एल्ब्यूमिन लीवर से सिंथेसिस होता है, इसलिए लीवर डिसऑर्डर में एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाएगा। नॉर्मल वैल्यू 3.5 से 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, तो लीवर डिसीज़ में ये ऑब्वियसली 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होगा। दूसरा होता है एजी रेशो, जो होता है नॉर्मली लैब वाले देते हैं एजी रेशो। एल्ब्यूमिन 1.2 to 1.5 रहता है कंपेयर टू ग्लोबुलिन जो सिर्फ 1 रहता है 1.5 के कंपेयर में। तो लीवर डिसऑर्डर में एल्ब्यूमिन सिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाएगा और ग्लोबुलिन सिंथेसिस नॉर्मल रहेगा। ठीक है, ग्लोबुलिन सिंथेसिस नॉर्मल रहेगा तो जो रेशो रहेगा वो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा रेशो, क्योंकि ग्लोबुलिन नॉर्मल रहेगा और एल्ब्यूमिन डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये दो मेन चीज़ें हैं, एक तो एल्ब्यूमिन की वैल्यू 3.5 से नीचे हो जाएंगी और एजी रेशो उल्टा हो जाएगा। दूसरा होता है ग्लोबुलिन को नॉर्मल इसमें एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू 2.5 से 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर रहता है। कुछ कंडीशन होती है लीवर में, लीवर की जैसे बिलियरी सिरोसिस में आईजीएम एंटीबॉडीज़ बढ़ जाएंगी, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में आईजीजी का लेवल बढ़ जाएगा और एल्कोलिक लीवर डिसीज़ में आईजीए का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसको हम शॉर्ट में पीटी भी बोलते हैं। पीटी जो पीटी आईएनआर मशीन होती है, ये ऑटोमेटेड मशीन होती है। इसमें पेशेंट का सीरम डालते हैं और वो मेजर करता है पीटी टाइप। तो नॉर्मल टाइम होता है 10 to 15 सेकेंड्स। लीवर डिसऑर्डर में पीटी का जो होता है कोagulation फैक्टर जो होता है वो नॉर्मली सिंथेसिस नहीं होगा, इसलिए वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सीरम एंजाइम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 मेन है, ओटीपीटी, अल्कलाइन फॉस्फेट, जीजीटी, गामा ग्लूटामाइड ट्रांसफेरेज एंड 5 न्यूक्लियोटाइडेज। अब जो फर्स्ट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट है एएलटी या एसजीपीटी, इसको बोलते हैं एलेनिन अमीनो ट्रांसफेरेज, या इसका नया नाम है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज। इसका सोर्स होता है 3 मेन सोर्स है, लीवर के अलावा वे कार्डियक मसल्स और स्केलेटन मसल्स में भी होता है। तो जो भी हार्ट की डिसीजेस है या फिर स्केलेटन मसल जो हमारे मसल्स के प्रॉब्लम है, इसमें भी एंजाइम्स बढ़ता है। ये कब बढ़ता है? जब भी हेपेटोसाइट्स यानी लीवर की सेल्स में इन्फ्लेमेशन या नेक्रोसिस होता है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है। तो जो भी जैसे वायरल हेपेटाइटिस, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, या फिर कोई ड्रग इंजरी हो गई, या फिर कोई टॉक्सिन्स आ गया, किसी ने पॉइजन पी लिया, तो वैसी कंडीशन में ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो और जो क्रॉनिक कंडीशन है जैसे सिरोसिस, उसमें इसका लेवल इतना हाई नहीं रहता है। नॉर्मली मेल में 10 to 35 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है और फीमेल में 10 to 35 यूनिट है। अब देखिए इसका मॉडरेट वैल्यू और वेरी हाई वैल्यू जो है एक्यूट हेपेटाइटिस में है और टॉक्सिन्स में है, या फिर वायरल इन ओरिजिन में, यानी एक्यूट हेपेटाइटिस जो होता है उसमें होता है, या फिर कोई टॉक्सिन्स में। और मॉडरेट वैल्यू होती है लीवर डिसीज जैसे सिरोसिस वगैरह, क्रॉनिक कंडीशन हेपेटाइटिस। ठीक है, दूसरा होता है एसजीओटी, सीरम ग्लूटामिन ऑक्सिलो एसिड ट्रांसएमिनेज। ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू 8 to 20 है। ये भी वही, इसका भी सोर्स लीवर, मायोकार्डियल मसल्स और मसल्स डिसीज़, मसल्स में, मायोकार्डियल हार्ट में और लीवर में, ये 3 कंडीशन है। अब इसका रेशो होता है एसजीओटी एसजीपीटी का नॉर्मल रेशो 0.8 होता है। अगर इसका रेशो का एक ही इम्पॉर्टेंट है, रेशो अगर 2 से ऊपर जाता है तो ये एल्कोहलिक हेपेटाइटिस विथ सिरोसिस या फिर NaSH नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस को शो करता है। ठीक है, जनरली एल्कोहलिक लीवर डिसीज़ में इसका रेशो 2 से ऊपर आता है। अभी इलेवेटेड जो मैंने बताया, मोर देन 20 टाइम्स हमको मिलेगा वायरल हेपेटाइटिस में, ड्रग में या फिर टॉक्सिन्स में, और 3 to 20 टाइम्स जो होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस, एल्कोहलिक, ऑटोइम्यून या बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में मिलेगा। ठीक है, अभी ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिसीज़ जो होती है वो क्या होती है और उसके मार्कर्स क्या होते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन मैंने जो बताया, जैसे कि ये राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर के सिस्टिक डक्ट से मिलके, पेंक्रियाटिक डक्ट से मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट। अगर यहाँ पे कहीं पे भी इस पिक्चर में कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है या मैलिग्नेंसी आ रही है, तो सबसे पहले जो एंजाइम्स बढ़ता है लीवर का वो होता है अल्कलाइन फॉस्फेट।
ठीक है। इसके भी नॉर्मल वैल्यू 4 to 125 यूनिट पर लीटर है। नॉर्मल सोर्स लिवर, बोन, प्लाजेंटा और इंटेस्टाइन है। पर ये वेरी हाई होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में। ये सबसे रिलायबल मार्कर है। जैसे कि गॉल स्टोन आ जाए या फिर कहीं पे ट्यूमर आ जाए वहाँ पे इस ट्रैक में, तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस होता है, जिसको हम बोलते हैं सर्जिकल जॉइंटिस। इस कंडीशन में इसकी वैल्यू 10 नॉर्मल वैल्यू से 10 to 12 टाइम हाई होती है। और अगर बहुत ड्रास्टिकली हाई हो तो वो बोन डिसऑर्डर को शो करता है, जैसे रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेशिया। ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम से 5 न्यूक्लियोटाइडेज। ये भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में या फिर हेपेटोबिलियरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन वाली जॉइंटिस में ये भी रेज्ड होता है। सबसे लास्ट वाला एंजाइम से गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 10 to 30 यूनिट पर लीटर। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो होता है अल्कोहल कंजप्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जितना पेशेंट अल्कोहलिक होगा क्रॉनिक कंडीशन में, उतना गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज का लेवल बढ़ता रहेगा। ठीक है। ये हो गए हमारे एंजाइम्स। हाँ भाई, नेक्स्ट टेस्ट होता है जो होता है ब्लड अमोनिया काय के लिए डिटॉक्सिफिकेशन लीवर की कैपेसिटी पता करने के लिए। नॉर्मल वैल्यू जो होती है 10 to 50 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होती है। जो भी हम प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन से अमोनिया फॉर्म होता है और अमोनिया जो होता है कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन से अमोनिया में कन्वर्ट होता है और वो बाहर निकल जाता है। लेकिन लीवर डिसऑर्डर में अमोनिया नहीं निकल पाता है, इसलिए हेपेटिक एनकेफेलोपैथी भी हो सकता है पेशेंट को। तो इंक्रीज लेवल होता है अमोनिया का सिरोसिस में या तो फिर पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस में। ठीक है। एक्सक्रीशन का सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन के लिए 4 मेन टेस्ट है जो हर लैब में परफॉर्म होते हैं। सीरम बिलीरुबिन, यूरिन में बिलीरुबिन, यूरिन और स्टूल में यूरोबिलिनोजन और बाइल सॉल्ट। जनरली सीरम में ही बिलीरुबिन मेजर होता है लैब में, जो होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टोटल। ठीक है। हम इससे लिए बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म एक बार देख लेते हैं इससे पहले कि ये जो आरबीसी हमारे आरबीसी से ब्रेक डाउन होके हीमोग्लोबिन में हीम बन जाएगा। हीम से प्रोटोफायरिन से बिलीवर्डिन और फिर फाइनली बिलीरुबिन फॉर्म होगा। ये बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड है, इसलिए वो लीवर में जाएगा। लीवर में उसको कॉन्जुगेशन मिलेगा। ठीक है। लीवर में यहाँ पे जाके कॉन्जुगेट होगा वो ग्लूकोनाइल ट्रांसफेरेज से। कॉन्जुगेट होके वो यूरोबिलिनोजन यूरिन से बाहर निकल जाता है और स्टर्कोबिलिनोजन में हमारी स्टूल से बाहर निकल जाता है। तो इस टाइप का बिलीरुबिन। चलिए देखते हैं जॉन्डिस क्या होता है। जॉन्डिस होता है ये जो स्क्लेरा होता है हमारी आँख का वाइट पार्ट, वो येलोइश होना शुरू हो जाता है। क्यों येलोइश होना शुरू हो जाता है? क्योंकि बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये एक साइन है, ये कोई डिसीज़ नहीं है। इससे पता चलता है, इसके बाद हम लोग फिजिशियन लीवर फंक्शन टेस्ट प्रिस्क्राइब करते पता करने के लिए कि ये प्री हेपेटिक है या पोस्ट हेपेटिक है। जब भी सीरम बिलीरुबिन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर हो जाता है तो स्क्लेरा का कलर येलोइश होना शुरू हो जाता है। बाद में फिर नील बेड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन और बाद में यूरिन का कलर येलोइश होना शुरू हो जाता है। ये एक डिसीज़ नहीं है बल्कि ये एक साइन है। इसका कॉज पता करने के लिए कि ये प्री हेपेटिक है या पोस्ट हेपेटिक है, हमको लीवर फंक्शन टेस्ट करना पड़ता है। लीवर फंक्शन टेस्ट पोस्ट हेपेटिक जो है ऑब्स्ट्रक्टिव है, इसके लिए यूएसजी इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रासाउंड इंपॉर्टेंट है। ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज, ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है, स्टोन हो सकता है या मैलिग्नेंसी हो सकती है। प्री हेपेटिक के लिए हिमोलिटिकल प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है और हेपेटिक के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें SGOT SGPT जो एंजाइम्स होते हैं वो रेज्ड होते हैं। प्री हेपेटिक का कॉज मेनली हिमोलिटिकल एनीमिया होता है। बहुत सारे कॉजेज़ हैं हिमोलिटिकल एनीमिया के। दूसरा हेपेटिक का सिरोसिस, हेपेटाइटिस है। बच्चों में या यंग पर्सन में मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस A वायरस होता है। प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस E होता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हेपेटाइटिस B और C भी हो सकता है। क्रॉनिक केसेस में सिरोसिस डेवलप होता है। कंजेनाइटल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि बिलियरी एट्रेशिया, जो बाइल सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम है प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता बच्चों में। पोस्ट हेपेटिक में देखिए नॉर्मल वैल्यू है बिलीरुबिन की टोटल होती है 0.2 to 0.8, कॉन्जुगेटेड जिसमें से कम रहता है 0.0 to 0.2 और अनकॉन्जुगेटेड होता है 0.6। टोटल ऑलमोस्ट 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। इसमें से 0.2 जो होता है 20% जो होता है कॉन्जुगेट होता है और 60 to 80% अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है। ठीक है।
एस्टिमेशन जो है ऑटोमेटेड एनालाइज़र होता है बिलीरुबिन के लिए, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल होता है वो डायज़ो मेथड्स होती है। जैसे सीरम में डायज़ो रिएजेंट डालते, बाद में एक्सेलेटर डालते तो पिंक कलर फॉर्म होता है, उसमें अल्कलाइन टार्ट्रेट डालने के बाद ब्लू कलर होता है, और वो 600 नैनोमीटर पे उसको मेजर करता है टोटल के लिए। डायरेक्ट के लिए सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक्सेलेटर एब्सेंट होता है, बाकी सब सेम है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोटल माइनस डायरेक्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन हमको मिल जाता है। ठीक है, अब फाइनली अप्रोच कैसे करना है पेशेंट को लीवर एलएफटी का इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ जॉइंटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए फिजिशियन लीवर फंक्शन टेस्ट प्रिस्क्राइब करेगा। अगर उसके बाद उसके एंजाइम्स देखने, ओटीपीटी अगर बड़े हुए हो तो एक्यूट लीवर इंजरी हो सकता है। एक्यूट में बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, जैसे एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस एक कॉजेस है। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के लिए उसकी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ आती है। ए के लिए आईजीएम आता है, बी के लिए आईजीएम एंटी एचबीसी या फिर एचबीएस एजी एंटीजन आता है। हेपेटाइटिस सी के लिए एंटी एचसीवी या वायरल आरएनए लोड पता कर सकते हैं। दूसरा है कि ड्रग अगर होगा, ड्रग इंड्यूस होगा तो ड्रग की कोई हिस्ट्री होंगी, नेगेटिव या फिर वायरल मार्कर इंपॉर्टेंट रहते हैं। टॉक्सिक और इस्चेमिक इंजरी हुई तो उसमें एसजीओटी एसजीपीटी का लेवल मोर देन 3000 होता है। या फिर एल्कोहलिक हेपेटाइटिस रहा तो हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल एब्यूज़ हो सकता है, हिस्ट्री अल्कोहल की हिस्ट्री हो सकती है, और जो रेशियो है एसजीओटी और एसजीपीटी का, ये नॉर्मल रेशियो 0.8 होता है, ये मोर देन 2 से ऊपर होता है। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। अब दूसरा है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में कैसे अप्रोच करें पेशेंट को। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस का मार्कर है अल्कलाइन फॉस्फेट। सबसे पहले अल्कलाइन फॉस्फेट मेजर करते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेट के बाद गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज, ये जो दूसरा मार्कर है, ये दोनों रेज होना चाहिए ऑब्स्ट्रक्टिव में। अगर सिर्फ अल्कलाइन फॉस्फेट बड़ा है तो वो बोन की कंडीशन हो सकती है, जैसे कि अल्कलाइन फॉस्फेट नॉन हेपेटिक कॉजेस हो सकता है। जो बोन डिसीजेज है उसमें अल्कलाइन फॉस्फेट सिर्फ बड़ा रहता है। अगर ये दोनों बड़े हो तो ये हेपेटिक कॉज होता है। इसके बाद कहीं कहीं इससे कंफर्म हो जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन के लिए उसको यूएसजी या सीटी एडवाइस करते हैं। उस पर अगर बाइल डक्ट एक्सटर्नली डायलेटेड रहे तो एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस होता है, कि कॉज जो है लीवर के बाहर का है, उसमें कुछ भी हो सकता है। कार्सिनोमा, हेड ऑफ पेंक्रियास का ट्यूमर हो सकता है, बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या स्टोन हो सकता है। अगर बाइल डक्ट नॉर्मल हो तो लीवर का कॉज हो सकता है, उसमें आपको लीवर मास मिल सकता है, या लीवर में कोई डिसीज़ हो सकती है। उसके लिए या तो फिर लीवर बायोप्सी कर सकते हैं या यूएसजी गाइडेड एफएनएसी कर सकते हैं। लीवर मास रहा एफएनएसी पे आ जाएगा कि ट्यूमर है। अगर लीवर डिसऑर्डर है, जैसे सिरोसिस है, बिलियरी सिरोसिस या लीवर सिरोसिस, तो उसके लिए लीवर बायोप्सी करते हैं। तो ये ऐसा अप्रोच है लीवर फंक्शन टेस्ट का। थैंक यू।